आप जैसे जैसे उस चीज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए उसकी गहराइयों में जाते जाते हैं, उस तरह आपके अंदर से वो चीजें अपने आप निकलती है। सो आपने अगर देखा होगा तो म्यूजिक स्टार्टेड फ्रॉम अ स्लो पेस, फिर बढ़ा एंड देन इट रीच टू द पीक लेवल। वैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने लगते हैं, आप पहले हमेशा एक सुपरफिशियल लेवल देखते हैं, देन यू गो डीप, एंड लास्टली आप एकदम उसमें स्पेशलिस्ट बन जाते हो। सो ये होता कैसे, क्या होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा कुलकर्णी मैम पुणे से, एंड हेलो। मैम नमस्ते। एंड मैम जुएकर सर की क्लिनिक संभालती हैं, तो इनडायरेक्टली हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जुएकर सर के ज्ञान को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो मैम, बिफोर वी स्टार्ट, आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दें तो। यस। एम आई ऑडिबल सर? यस मैम। यस। ओके। सो मैंने मेरा यूजी पीजी तिलक आयुर्वेद महा कॉलेज से किया हुआ है। और यूजी के दौरान अ, दो तीन सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडल पा चुकी हूँ। एंड पीजी मेरा डॉक्टर नेसरी मैडम के गाइडेंस में हुआ है। और हर तक की मेरा द्रव्य था। एंड आई बीन स्टडिंग अंडर वैद्य जुवेकर सर फॉर नाउ लास्ट 20-25 years। 2002 से अमेजिंग। मैं उनके अंडर से ही हूँ। एंड सौभाग्य ये है कि उनके साथ मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। वाह। तो अ, हमारे जो कोर्स या विषय चालू है उसके हिसाब से एक जो स्पेशलिटी बताना चाहूंगी हमारे गुरुकुल की। जुवेकर सर इज अ डिसाइपल ऑफ वैद्य फणसळकर शास्त्री। एंड फणसळकर सर की ये विशेषता रही है कि वे वनस्पतियों का चिकित्सा में उपयोग करना और उनका कैसी कॉम्बिनेशंस किया जाए इस बारे में उनकी क्या कह सकते हैं एक्सपर्टाइज थी। और हमारे ट्रेडिशन का ही ये भाग इसलिए बन चुका है कि वनस्पति का किस अंग से शारीर क्यों देखते हुए प्रयोग करें, ये ही बातें सीखी सिखाई जाती है। तो आई थिंक दैट इज द थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। अरे वाह, दैट्स अमेजिंग मैम। एंड आई गेस और साथ ही में कॉन्सेप्ट। द्रव्य गुण में मैंने तिलक आयुर्वेद में पढ़ाया भी है हाँ चौदह जी। पंद्रह साल। दैट इज करेक्ट। एन एडिशनल थिंग है। करेक्ट। बट आई गेस हम सभी ने मोस्टली फंसलकर गुरुजी की किताब पढ़ी ही होगी, रसायन चिकित्सा के ऊपर, यस, जहाँ रसायन हर चिकित्सा। हर वनस्पति को आप रसायन के तौर में कैसे यूज कर सकते हैं। आई गेस उसमें कुछ 40 या 50 वनस्पति हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35 to 40 कुछ यस। हैं। सो आप सोचिए यस। आपके पास कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है। जब हम रसायन सोचते हैं हमें दो तीन ही चीजें याद आती हैं, आंवला आ गया, हरित की आ गई, भेड़ा आ गया, उसके ऊपर हम सोचते नहीं है, या गुडुचि आ गई, उसके ऊपर नहीं है। बट वो किताब में सर ने एक बहुत डीप आइडिया दिया हुआ है कि किस तरह से आप उस चीज को, एक वनस्पति को यूज कर सकते हैं। वैसे मेरी भी कुछ ऐसे ही है, बस मैं द्रव्य गुण से नहीं, मैं शारीर के एंगल से मेरी पढ़ाई हुई हुई है। सो मैंने जब पीजी किया, सो मेरा टॉपिक जेनेटिक्स पे था। तो ऐसे था कि जेनेटिक्स और प्रकृति एनेट वाले को देते नहीं है, सो मुझे बोला कि आप कुछ अलग करो। तो मेरा था कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी था, केस स्टडीज ऑफ अराउंड 50 पेशेंट जिनको कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज थे। और जिन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज के हम्म। ऊपर जब काम करना शुरू किया, तब ऐसे थोड़ा समझ में आया कि जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि बीज भाग क्या है, बीज भाग अवयव क्या है, ये जो सबसे माइन्यूट चीजें हैं ना, ये हम सभी को स्किप हो गई हैं। मतलब हम उसको डीएनए आरएनए में लेके हम्म। पकड़ के चले गए हैं। बट अगर आप देखें तो बीज दुष्टि कैसे होती है, तो पहले शुक्र का दुष्ट होना बहुत जरूरी है। शुक्र के दुष्टि के अगर आप हेतु देखेंगे तो आज की तारीख में जितने हेतु हैं, सभी के सभी वाइबल रीजंस बन जाते हैं। और ये सबसे पहले हम्म। शुक्र को करेंगे, फिर शुक्र बीज को, बीज भाग अवयव। और जब वो अवयव पे आता है, तो आजकल जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है इन जनरल, नपुंसकता, षंडत्व वगैरह, वो आपको वहां पे ज्यादा दिखाई देती हैं। और इसी के लिए वहां पे समझ में आया कि अब हमारे ही आयुर्वेद की डेप्थ बहुत ज्यादा है। हमने बहुत सुपरफिशियली हम्म। पढ़ा है, बट डेप्थ बहुत है। और
उस हम्म। जब उसमें से हम प्रैक्टिस की तरफ देखते हैं तो फिर समझ में आता है कि हाँ, ये चीजें तो एक्चुअली हो रही हैं। लाइक आजकल एक हम्म। मेरी नई थियरी बनी हुई है कि हम जो ज़्यादा मसाले खाते हैं, लाइक हम्म। ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मसाला एंड ऑल, कहीं ना कहीं ये शुक्र दृष्टि के तो हेतु है ही है क्योंकि कटु रस प्रधान है। बट कैंसर और इनफर्टिलिटी का भी कहीं मेन कारण जो रैम्पेंटली बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ही वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट एक 15-20 सालों में हमने सडनली बहुत ज़्यादा कच्ची मिर्चियों का हम्म। यूज़ करना शुरू कर दिया रादर देन हम्म। फ्राइड या खाने के कंपैरिजन में, जस्ट बिकॉज वो राइट। फ्लेवर मिलता है। सो इसी के लिए वो सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट होता क्या है, हम सोचते हैं कि द्रव्य गुण का पढ़ के क्या करना है, हेतुओं का पढ़ के क्या करना है। बट हम ये हम्म। चीज़ भूल हम्म। जाते हैं कि आयुर्वेद में हेतु लिंग औषधि, इसी चीज को हम्म। प्रधानता दी गई है। आपको हेतु नहीं पता होंगे तो आप लिंग के साथ या लक्षणों के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे, और फिर आप औषधि कैसे देंगे। सो इसी के लिए द्रव्य गुण हम्म। या फिर रस शास्त्र कहिए, जो भी है वो बेस आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो इसी के लिए ये सब करते करते हम्म। ऐसे कोर्सेज डिजाइन राइट। करना या तो प्लान करना वो जरूरी बन जाता है। जी मैम, कंटिन्यू। सर, क्या फिर आपने ये जो पढ़ा हाँ जी। या आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट रहा, हम्म उसको देखते हुए जो करंट सिनारियो बन रहा है इनफर्टिलिटी का, हम्म। तो उसके बारे में व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट, कि क्या व्हाई द थिंग्स आर लाइक दिस? सो उसमें मैम ऐसा है कि अगर हम सिर्फ शुक्र दृष्टि पकड़ लें तो उसमें तो इन बोथ मेल और फीमेल आर्तव की भी दृष्टि पकड़नी है और मेल की भी शुक्र। पकड़नी है। सबसे बड़ा आजकल जो है वो है स्ट्रेस, एंड उससे भी बड़ा जो मैक्सिमम आईटी कंपनी वाले लोग हैं वो सभी के हम्म। सभी फॉरेन की आई मीन अमेरिकन टाइम टेबल पे चलते हैं। एंड इसके लिए प्रॉब्लम हो जाती हम्म। है कि उनका जो टाइमिंग है उस हिसाब से हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या चल रही है। वहां पे हमें अभी हम्म। जैसे सिंपल एग्जांपल, एक वेरी रिसेंट केस है जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में टाइम जोन का ही प्रॉब्लम है। हस्बैंड वर्क करते हैं इंडियन कंपनी के लिए एट एन ओ। इंडियन शिफ्ट, वाइफ वर्क करती है फॉर एन अमेरिकन कंपनी। वाइफ का टाइमिंग है शाम को 7 बजे से सुबह 4 बजे का, हस्बैंड का टाइम है सुबह 5 बजे 6 बजे घर से निकलता है, 7 to 5 या 7 to 4 कुछ ऐसे उसका टाइम है। सो जब उनकी लाइफ में मीटिंग के लिए टाइम ही नहीं है, प्लस बच्चों की पढ़ाई ये वो जो भी उनको आगे के खर्चे वगैरह का प्लानिंग है, उस चक्कर में वो अपनी लाइफ तो भूल जाते हैं। सेकेंडली, हस्बैंड क्योंकि सुबह 5-6 बजे निकलता है तो वो सोचता है कि भाई वाइफ कहाँ खाना बनाएगी, तो वो कैंटीन के खाने पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली वाइफ भी अगर खाना बना के जाती है तो रात को खाना बनाती है जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खाया जाता है। सो वहाँ पे भी वो प्रॉब्लम है क्योंकि आप अजीर्ण होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड सही मायने में देखें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आजकल क्या कहते हैं, इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, या तो अजीर्ण में जाते हुए या फिर रक्त मज्जा दुष्टि में जाते हुए। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मानस हेतुओं के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो हालत तो खराब है। अगर आप लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 जो ग्लोबल एवरेज होना चाहिए, दैट मीन्स के वन एक पॉइंट वन पे। जनरेशन इजीली रिप्लेस हो सकती है, वो ड्रॉप होके 1.9 हो गया है। 9 पे एंड आया उस है, राइट। हाँ, एंड उसमें भी लेट एज मैरिजेस, उसके बाद में मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस, वो सब चीज़ें, मतलब वो ऐसा है ना, वो मैथमेटिक्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाती है कि कौन सा कहाँ से किस तरह से काम कर रहा है, आप ऐसे हम्म। सामने वाले को बोल नहीं सकते हैं। सो इसी के लिए ज़रूरी ये है कि आप जितना हो सके शोधन करके अपने रसायनों का यूज़ करके उसमें से कितना नेगेट कर सकते हो। 100 में से 100 तो नहीं आने वाले, 80 to 85 ही आने वाला है। तो वो 85 को आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि 85 पूरा हो, वही हमारी चिकित्सा मेन बन जाती है। वैसे आपकी क्या राय है मैडम इस बारे में? सर, जैसा आपने कहा, वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। जब मैंने प्रैक्टिस को शुरुआत की अराउंड 2008-9, इनफर्टिलिटी के केसेस में मैं सीमन एनालिसिस कराती ही नहीं थी। इट वाज ओनली फोकस्ड, चीफली फोकस्ड ऑन द फीमेल पेशेंट।
करेक्ट। और शुक्र वृद्धि के लिए जो जनरल एकदम बेसिक, जैसे अश्वगंधा हो, कपिकच्चू हो, जो कोई भी सेकंड ईयर का बच्चा भी उसको शुक्र वृद्धि के हिसाब से दे सकता है, ऐसे चीजें देते थे। द केसेस आगे बढ़ते थे। तो द स्पर्म काउंट्स हैव ऑलमोस्ट बिकम हाफ द करेक्ट। बेसिक काउंट्स। करेक्ट। तो एंड दिस इज बिकमिंग वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं कि हाँ हमारे जी। यहाँ पे ही ये चल रहा है। तो जैसा आपने ये सारे हेतु बताए, they are from the food side, they are from the behavioral pattern side, they are from some uses of some other medications. Some hair treatment medicines also have a negative effect and करेक्ट। impact on this. करेक्ट। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, and it is a resultant of all them put together. करेक्ट। तो इसके लिए जैसा आपने कहा कि हेतु पे काम करना इज probably द, यानी हेतु जानना शुड बी आई थिंक द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो बात आपने लाइफस्टाइल की कही, तो अभी तो मेरी एक इनफर्टिलिटी की केस जो रिसेंटली हुई है, उसमें मैंने वो जो फीमेल पार्टनर थी उसको, काउंसलिंग प्लेज अ वेरी की रोल, करेक्ट। important role, because see the worldwide scenario is really not very positive. At times you can say it is frustrating as far as fertility is concerned. तो करेक्ट। काउंसलिंग प्लेज अ की रोल इन दिस, बिकॉज अगर आप उसको द ड्यूओ, द both the partners, if they are counseled properly, then जो मेरी एक पेशेंट है उसने अभी फीमेल को ये सब बातें होती थी, 8 किलोमीटर उसका वर्किंग प्लेस था घर से। तो जब वो 8 किलोमीटर पहुंचती थी वहां पे और वापस 8 किलोमीटर, तो जाने के बाद में थकान, ज्वरित हुआ लगना, ऐसे लक्षण उसको दिखाई देते थे हर रोज। तो ये फिर हमने उसको बताया कि इफ यू रियली वांट टू हैव अ बेबी, इफ द आंसर इज यस, यू हैव टू टेक ऑफ और सबैक्टिकल लो, जो कुछ भी पॉसिबल है वो करो। तो व्हेन द काउंसलिंग वेंट वेल, उसने रियली शी लेफ्ट द जॉब, बिकॉज शरीर की जो सेटअप है उसको करने के लिए जो समय देना चाहिए वो देना ही चाहिए। सही सही हम बात मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, वैद्य जो होते हैं ना, वो दे ट्राई टू अकोमोडेट देमसेल्व्स इन द पिक्चर क्रिएटेड बाय द पेशेंट। ये बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इफ यू गो टू एन एलोपैथ, ही विल बी सेइंग प्लेनली एंड कामली, ये गोली आपको मरते दम तक लेनी है। सो देर इज नो एडजस्टमेंट, देर इज नो इफ बट, करूँ ना करूँ, ये गोली लेनी है इसका मतलब लेनी है। तो वी हैव टू बी, एटलीस्ट इन दिस पिक्चर ऑफ इनफर्टिलिटी, वी हैव टू बी वेरी लाउड एंड क्लियर कि ये बातें, ये शास्त्र की चौकट है, इसमें अगर आपको बैठना है तो चीजें हल हो सकती है। यू कैन नॉट रियली मेंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर, जैसा आपने कहा कि टाइमिंग्स उल्टे हैं, एक का रात का है, एक का दिन का है। तो इसमें जो रात्रिचर्या दी है वो फॉलो हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं तो सकता। इसके लिए हमें ही शास्त्र की एक चौकट उनको दे देनी चाहिए जिससे हल निकले। करेक्ट। करेक्ट। और आजकल तो मैडम ड्यू टू ये क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, नई ट्रेंड भी आ गई डिंग की, डबल इनकम नो किड। डबल इनकम नो किड, ये भी एक यस। नया फैड आ चुका है। देन वहां पे हमारा काम ही नहीं है शायद। हाँ। आ चुका है, यस यस यस। बट मैम, सिंस अभी आपने जैसे बताया कि शास्त्र की चौकट वाला एक कंसेप्ट, सो आपके हिसाब से थ्रू आयुर्वेदा एक अच्छे गर्भ धारण के लिए किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है और किस तरह से होना चाहिए? मतलब अगर रज प्रवृत्ति ठीक है, तो अगर रज प्रवृत्ति ठीक कहते हैं तो उसमें क्या चीजें इनकलकेट होनी चाहिए? जस्ट अगर आप थोड़ा एक हाईलाइट कर सकें तो। यस, तो हमारे शास्त्र, ये जितना जितना इन चीजों पे गौर, अगर आप एक एलोपैथ की ओर जाते हो और उनको अगर आप ये सवाल पूछते हो, तो दे हैव अ वेरी सुपरफिशियल आइडिया अबाउट ऑल दिस। Why I am saying it? Because doing sonography is a use of a machine. It's a technique जिससे हमें अंदर की चीजें पता चलती है, लेकिन it is only a superficial idea। हमारे इसमें ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये चार घटक बताए हैं। तो जो क्वेश्चन अभी आपने कहा कि रजत प्रवृत्ति की ही बात करते हैं, तो रजत प्रवर्तन कितने दिन हो रहा है,
उसका स्वरूप कैसा है, वो उसका पैटर्न, मैं तो ग्राफ निकालती हूँ उसका कि कितने दिन से होता है, कितने दिन जाता है, कैसा रुकता है। तो आई रियली ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ जो हमें आइडिया दे कि पहले कैसा था और ट्रीटमेंट के बाद अब कैसा हो रहा है। इट हैज टू फॉलो अ पर्टिकुलर ग्राफ कि आया, बढ़ा, घटा, रुका ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज ग्रंथ कहता है कि 3 दिन अ, होता है मासी मासी रजस्त्रीणाम रसजम स्रवति स्त्रेहम, इसे 3 दिन का जिक्र किया गया है। तो ये हो गई दिन की बात। कैसा होना चाहिए इस पे भी ग्रंथकार दे आर वेरी क्लियर कि 3 दिन से 5 दिन तक, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट इज अ 5 डेज। कैसा होना चाहिए, उसमें कोई शूल ना हो, उसमें कोई दाह ना हो, और उसमें कोई पिछलता ना हो, वो आते समय कोई अदर अन्य लक्षण वो ना करे। साथ ही में जो रजस्राव का परीक्षण बोला गया है कि यद वासो न विरंजय, तो वास श्वेत वस्त्र का, श्वेत वर्ण का क्लॉथ लेके उस पे रज की परीक्षा करनी चाहिए। दैट आई यूजुअली एडवाइस ऑन द सेकेंड डे कि वो रज की परीक्षा करे। वो रज अगर विरंजन कर रहा है यानी दाग छोड़ रहा है पीछे, तो इसका मतलब है वो दुष्ट है। तो उसके लिए जो आवश्यक चिकित्सा है वो हमें करनी चाहिए। तो ये हो गया रज के बारे में। ऐसे ही हर एक ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, ये जो 4 घटक है, इन चारों को परीक्षण करना है, दुष्टि खोजनी है, और उसके करेक्शन के लिए उपाय बताना है। तो ये सब हम अगर करते हैं, इफ वी कैन मैनेज ईच एंड एवरी ऑफ दिस एंगल, ऑलमोस्ट ऑल द केसेस आर सॉल्व। ओके। उसमें भी मे बी 5 to 6 7% रह ही जाएंगे विच आर एब्सोल्यूट इनफर्टिलिटी, तो उनको अभी छोड़ना है। ओके, नाइस। सो मैम, आपके हिसाब से करंट सिनेरियो में आ, कौन से ऐसे क्या कहूँगा चैलेंजेस है, या कौन से ऐसे सेक्शंस है जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है? 42। सॉरी। तो द मेल पेशेंट इज नाउ 48 years old, और उनको ये सारे चीजें करते हुए भी दे कुड नॉट कंसीव। तो एक ऐसा डोमेन बचेगा ही बचेगा, बिकॉज सी, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो गर्भ का रहना इज नॉट मियरली कमिंग टुगेदर ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम। तो शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तो जब तक वो जीव का आक्रमण, आना गर्भ में, गर्भाशय में नहीं होता, तब तक हम उसको गर्भ नहीं कहेंगे। एंड दिस थिंग इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ अस। न वैद्य प्रभुरायुषा, ये हमारे कंट्रोल की बात नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, आई मस्ट ऐड कि जो वातावरण है, जीव जो आने वाला है, उसको चाहिए कि अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, रज दुष्ट ना हो, शुक्र दुष्ट ना हो। क्योंकि चरक इसके बारे में 6 7 फैक्टर्स कहते हैं कि क्यों गर्भ नहीं रहता। अभी हमारे समय की सब राहुल सर ने पिक्चर बताया, लेकिन चरक के समय पे भी ऐसी कुछ चीजें रही हुएगी। तो उसको हल करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को आपको देखना है, चरक ने खुद ने बताया है। हमारी डेप्थ और लेंथ उन चीजों की बड़ी है, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये सारे चीजों को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा बिफोर कंसेप्शन। सो मैम, क्योंकि अभी आपने जैसे ये चार चीजों के ऊपर एम्फेसाइज किया, आपके हिसाब से करंट सिनेरियो में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा चैलेंजिंग है, मे बी इन चारों में से, जिसके ऊपर काम करना या फिर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाला डोमेन है ना, हम्म। यानी रज की कोई दृष्टि मिल नहीं रही, शुक्र की कोई दृष्टि मिल नहीं रही, if this is kind of what I am trying to make a picture, हाँ if जी। at all, हाँ जी। and sonographically everything is clear, जो मेल और फीमेल पेशेंट्स है उनमें अन्य लक्षण जैसे है कि अम्ल पित्त है, त्वक दृष्टि है, बार बार होने वाली एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, तो ये कुछ भी नहीं है।
एवरीथिंग टिक मार्क। तो ये जो सिम्टोमेटिकली अनकवरेबल है, यानी ऋतु क्षेत्र, ऋतु अच्छा है, क्षेत्र अच्छा है, अंबु यानी रस का पुरवठा अच्छा हो रहा है, और बीज भी अच्छा है, ये जितना हद तक हम सोच सकते हैं उतने हद तक हमने सब रेक्टिफाई कर लिया है, फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा। ये सबसे चैलेंजिंग एरिया है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो अद्रव्य चिकित्सा है, अभी हमारी द्रव्य गुण की बात चल रही है और हमें द्रव्यों को देखना है, सीखना है, लेकिन अद्रव्य चिकित्सा जो मंत्रादि है, जो राइट फ्रॉम महाकल्याण घृत टू ऑल द पूजा, या फिर जो कोई भी घर के रिचुअल्स चलते आए हैं उनको करना, इससे भी पॉजिटिवली पेशेंट का जो पैर है, जो कपल है, उनका मनोबल वर्धन होके रिजल्ट मिलता है। ऐसे भी एक दो केसेस मेरे पास में हुई है। ओके। नाइस। क्योंकि मेरा मतलब ऑफ लेट में ऐसे मैंने देखा है कि क्योंकि कहा गया है कि जो मेल है वो सोम प्रधान है और राइट। स्त्री अग्नि प्रधान है। तो हाँ। अगर पुरुष को अम्ल पित्त है और बहुत डीप सिचुएटेड है, बहुत सालों से है, वहां पे वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और राइट। कॉन्ट्ररी फीमेल्स में अगर प्रतिशय राइट फ्रॉम चाइल्डहुड अगर जीर्ण प्रतिशय है, तो वहां पे ये बहुत होता है। और मजे की बात ऐसे जो दो केसेस में ये जब लॉजिक लगाया तो वहां पे वो प्रतिशय और अम्लपित्त की चिकित्सा देके कंसीव होना शुरू हो गए। सो राइट। वहां वो एक नहीं। बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, हाँ, एंड आई जस्ट स्पेशली ऐड अ जैन केस। पेशेंट में। क्योंकि अच्छा। जैन लोग में कैसे है, वो लोग आलू प्याज नहीं खाते हैं। खाते नहीं तो वो है। लोग बनानास और टमाटो इसके ऊपर ही सब हाँ। चलता है। और उनकी हाँ। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है उन चीजों के कंजम्पशन की। सो ये राइट। वहां पे से एक ध्यान दे के आया हुआ फंडा है। हम्म। आप कुछ कह रहे थे एक, मैम? हाँ, मेरे पास में अभी एक जो पेशेंट आ रहे थे, तो उनका वेट लगभग 80 किलो के आसपास चल रहा था, और अ, भूख नहीं है अच्छे से, यानी हमारी जो अ, क्षुध उपगम की लक्षण बताया है उसमें कुछ ना लगते हुए भी वो बंदा अभी कुछ 35 36 का है। तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे भूख लगती है, ऐसा अभी आपने कहा, फिर मुझे पता चला कि भूख देख के खाना चाहिए, नहीं तो मैं दिन में 4 बार खाता हूँ। हाँ। और खाना, व्हाट हर हिज वाइफ एक्सप्लेन्ड वाज, उन मराठी में, they are मराठी, तो वो ऐसा कह रहे थे कि त्यांना ताटभर जेवण लागतं, हाँ, पूरी चलो, थाली भर के उनको खाना चाहिए। खाना मैंने कहा चाहिए। ठीक है, तो क्या देते हो आप? तो जो लेफ्ट साइड उन्होंने बताया उसमें 3 समोसे, उसके साथ में आईवी चटनी, अगर समोसा नहीं है तो वड़ा पाव, या तो फिर कुछ ऐसा। तो हर ताट भर का डेफिनेशन रोटी सब्जी और ये चीजें, ऐसा था। एंड दिस वाज ईटिंग फॉर इयर्स टुगेदर, एक मील दिन का, सेडेंटरी जॉब है। तो इसके चलते जब हमने उस पेशेंट को पाचन शुरू किया, शोधन करने के लिए पहले पाचन किया, तो पाचन की लक्षण आने के लिए यूजुअली हमें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगते हैं। टू माई सरप्राइज ही टुक 5.5 months। बाप और रे। सिर्फ पाचन पे उसका वजन 80 किलो से लेके 64 तक आ गया, सिर्फ पाचन से, जो इतने सालों में जिम करने से भी आया नहीं था। पेट पूरा अंदर चला गया। और ये दौरान हमारा प्लान ये था, तब तक फीमेल पेशेंट का पंचकर्म हम कर चुके थे, तो शी वॉज रेडी ऑन हर फ्रंट। ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी 6 सालों से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो यानी कई जगहों पे एलोपैथी में, यहाँ वहाँ, ये वो सब करके आए हमारे पास में। तो फीमेल का पंचकर्म एक साइड में निपट लिया, और इनका ये था कि 1 1.5 महीने में हो जाएगा, विद दिस वी स्टार्टेड बट वी टुक सो लॉन्ग। तो हमारा प्लान ये था कि पाचन हो जाएगा, फिर शोधन करेंगे, शोधन हो जाएगा, फिर शुक्र वृद्धि करेंगे, और फिर कंसेप्शन के लिए बोल देंगे। पाचन में ही इतना समय लगा, और पाचन में ही एक बारी एक्सीडेंटली उनका इंटरकोर्स हो गया एंड शी कंसीव। तो इवन पाचन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल वेरी इन सच केसेस। इंपॉर्टेंट रो, यस। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। और जिस हिसाब से आजकल लोग खाना खाते हैं, जिस टाइम पे खाना खाते हैं और क्या और क्या कितना खाते हैं, खाते हैं।
हाँ, और क्या क्या खाते हैं वो तो अलग ही क्वेश्चन बनता है। सो आई आई टोटली एग्री। एंड जैसे आपने कहा कि सच है कि पाचन ही कई बार मेन ट्रीटमेंट बन जाती है। बन जाता है। एंड मतलब अभी आजकल ये अगर आप देखोगे तो ओजेम्पिलिक और वो जो भी नए ड्रग्स आए वेट लॉस के लिए, अगर आपने अभी देखा होगा रिसेंट में, सो जब भी वो 6 हफ्ते के बाद का जो उनका वेट लॉस है ना, इट्स लाइक तूफान की तरह है। वो एकदम ड्रास्टिक हम्म। गिरता है। बट वो सभी के सभी में ना अभी जो सुनने में आ रहा है, इनफर्टिलिटी या फिर इरेक्शन या फिर इजैकुलेशन में कुछ ना कुछ मेल्स में अफेक्ट। प्रॉब्लम और फीमेल्स में गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने हम्म। शुरू हुए हैं। बट चीज ऐसी है कि उन लोगों को लगता है हम्म। कि ये सबसे शॉर्टकट है वेट लॉस के लिए, तो वहां पे वो हम्म। कर रहे हैं। तो अभी वही सोच राइट। रहे, मतलब वही एक अगला बनता है कि शायद उनको स्नेहपान ही करवाना पड़े एज ए ट्रीटमेंट कंसीव होने के लिए, क्योंकि धातुक्षय हो रहा है। तो रुपचन कहीं ना ज्यादा कहीं, हुआ है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं हम्म। उनका धातु का बल बचाने के लिए स्नेहपान हम्म। लगने वाला है। करना चाहिए। ऐसे है। सो मैम, जस्ट अभी जैसे आपने ये सब आइडिया दिया कि क्या करना है क्या नहीं, आपके हिसाब से जो एक जनरली वनस्पति के बारे में रहता है ना कि भाई शुक्र के लिए अश्वगंधा शतावरी कभी कच्छू वगैरह एक बेस थीम लाइन रहती है। राइट। एक दो कुछ ऐसे ऑड एग्जांपल्स बताइए कि हम सोचते हैं कि ये यहाँ काम करेगी हम्म। इनसे रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी, और वो एक्चुअली हम्म। कुछ और काम करती है। अगर आप कुछ एक दो एग्जांपल शेयर करो तो। ओके। तो मेल इनफर्टिलिटी के बारे में, एक तो कोकिलाक्ष एक ऐसा द्रव्य है अच्छा। जो आया तो शुक्र शोधन महाकषाय में है ही, लेकिन कई बार ऐसा दिखता है कि मेल पेशेंट में ज्यादा करके वातरक्त की संप्राप्ति घटती दिखती है। तो वातरक्त की संप्राप्ति में ऐसा नहीं है कि पेशेंट कोई जोड़ों का दर्द लेके बैठा है या फिर अंगूठे में पेन बता रहा है, नो, नथिंग लाइक दैट। वातरक्त के संप्राप्ति के जो दो अहम हिस्से हैं, वायु एंड रक्त, उनकी दृष्टि बार बार होना, और उनके दृष्टि के कारण कई बार खालित्य दिखता है, कई बार पालित्य दिखता है, कई बार मसल पेन दिखता है, कई बार जोड़ों में दर्द दिखता है एज एन अलाइड सिम्टम। लेकिन वो कार्डिनल लक्षण होना ही चाहिए ऐसा नहीं रहता। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। तो ऐसे पेशेंट्स में संशमनी देख के आपको अगर रिजल्ट मिल रहा है, या वातरक्त की चिकित्सा देके जब रिजल्ट आपको दिख, इन लक्षणों में सिम्टोमेटिक रिलीफ ही सही, लेकिन अगर मिल रहा है, एंड इफ दिस पेशेंट हैज कम टू यू फॉर इनफर्टिलिटी, कोकिलाक्ष से ये चीज एकदम गेम चेंजर रिजल्ट कोकिलाक्ष हमें यहाँ पे देता है। ओके। दूसरा ऐसा एक द्रव्य फीमेल के बारे में देखा जाए तो है मंजिष्ठा। ओके। क्योंकि दातार शास्त्री के ट्रेडिशन में से अगर आप देखते हो तो जिंगी शारदी योग नाम से स्राव बढ़ाना, इसके लिए तो मंजिष्ठा पाई ही गई है। गई है। लेकिन मंजिष्ठा का दो तीन तरीके क्या होता है, रस का उपधातु है रज। तो एक तो रस पे काम होना चाहिए, यानी आहार रस से रस पे, दैट इज वन ट्रैक। रस से रज में, दैट इज वन ट्रैक। एंड रज का निर्माण तो हो रहा है लेकिन वो प्रवर्त नहीं हो रहा, दैट इज अ थर्ड ट्रैक। तो कहाँ पे आपको काम करना है, ये अगर आपकी क्लैरिटी आ जाती है, तो अगर अग्नि ही नहीं है तो अग्नि पे पहला काम करो तो पूरी चेन सुधर जाएगी। दूसरा है, अगर रस ठीक से बन रहा है, आहार रस, लेकिन रस धातु ही कम है, तो शतावरी एंड उस तरीके की चीजें कुड बी द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर रस ठीक से है, रज ठीक से नहीं बन रहा, तो मंजिष्ठा अमेजिंग रिजल्ट्स दे देती है। तो मंजिष्ठा को अगर आप योग में इस्तेमाल कर दीजिए, साथ ही में पीटिकाएं जो आती है ना, हम्म। मुखदूषिका, तो उसमें जो लघु मंजिष्ठादि काढ़ा है, करेक्ट। चारणगर का जो हाँ है जी। मंजिष्ठा मेन कंटेंट है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको है कि रजक का निर्माण तो हो रहा है लेकिन वो प्रवर्तित नहीं हो रहा, तो लता करंज उसमें अच्छा रिजल्ट देता है। तो दिस इज लाइक बेसिक, कि कहाँ पे दृष्टि आपको दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से अगर उसमें भी रजत प्रवर्तित हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो जैसे आप लोध्र को देखते हो, तो लोध्र ये द्रव्य है तो पित्त जाति सार में,
रक्तज अतिसार में, तो लोध्र की ओर अगर आप देखते हैं तो अतिसार पहले सामने आ जाता है, बाद में ग्रहणी आ जाती है। तो ये स्तंभन जो है, रज का स्तंभन, इसमें अच्छा खासा रिजल्ट देता है। साथ ही में धातकी नाम की जो वनस्पति है, हाँ तो जी। धातकी को भी देखा जाए तो ये ऐसे ही रजस्तंभ, रक्त स्तंभन, ग्रहणी, अतिसार इज अ कॉमन डोमेन इन विच इट इज यूटिलाइज्ड। अदरवाइज तो तो उनका भी इस्तेमाल, अब काश्मीरी को अगर आप देखते हो, तो काश्मीरी है तो दशमूल में आया हुआ, तो वहां पे उसका मूल ज्यादा करके लेते हैं। लेकिन काश्मीरी का जो फल है वो वातज योनि व्यापत में बताया है, और करेक्ट। उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स, राइट फ्रॉम इनफर्टिलिटी टू वात प्रधान योनि व्यापत टू ऐसी अवस्था जहाँ पे गर्भाशय का एक पेशेंट थी कि जिनमें ना गर्भाशय एक्सपैंड नहीं होता था, उसके कारण उनको प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम आता था। तो उनको जब काश्मीरी आदि घृत पिलाया भी, बिच्छू भी रखे, उसका उत्तर बस्ती भी दिया, तो उनमें अच्छे खासे रिजल्ट हमने देखे कि उनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हुई और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, स्ट्रेचिंग ऑफ द यूटर। स्नेहा मैम, आप हैं? यस। तो काश्मीरी फल की हम बात कर रहे थे, तो हाँ काश्मीरी जी। का फल जो है वो इस तरीके से जब इस्तेमाल किया, तो काश्मीरी घृत का वाग्भट ने फलश्रुति ही दी है कि तत्पिदम गर्भदम परम। तो गर्भद ऐसा जब ग्रंथकार शब्द इस्तेमाल करते हैं, और आया है वो वात प्रधान योनि व्यापक चिकित्सा में, तो वात प्रधान योनि है और गर्भ नहीं रह रहा, ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, राइट फ्रॉम पेन है, योनि रुक्ष है, शुष्क है, यहाँ से गर्भ न रहने तक का पूरा स्पेक्ट्रम ये घी कवर करता है। तो काश्मीरी का जो फल है उसका ऐसी तरीके से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओके। सो आई गेस मैम, अगर आप जस्ट इन नटशेल अगर डालें तो जो वनस्पति है उसके हर अवयव का और हर भाग का और हर अवयव पे एक अलग अलग काम होता है। सो अगर मैं वो कहता हूँ किसी को ये सब्जेक्ट का मास्टर है, तो आई गेस ही शुड बी नोइंग इवन दीज माइन्यूट थिंग्स। मे और मे ट्रू। नॉट बी नेसेसरी, बट आई थिंक अगर पता हो तो उतनी प्रिसाइज ट्रीटमेंट करना ज़्यादा आसान रहेगा। सो मैम, अगर जस्ट टू टेल एवरीबडी कि अगर हम इस पे कोर्स बनाते हैं, सो हम कैसा उसका फ्रेमवर्क रख सकते हैं और हम क्या उसके बारे में सीख सकते हैं आपसे? तो एक तो है कि हमारी जो शास्त्र की विशेषता है वो क्या है कि आप, जैसे अगर देखिए आजकल क्या हो रहा है कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ जो है वो भी, लास्ट ही वीक मेरे पास में, आई डू नॉट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी, लेकिन एक प्रिस्क्रिप्शन आई थी, आयुर्वेदिक वैद्य थे, और उसमें उन्होंने जैसे एक एंटीपायरेटिक देते हैं, एक एनाल्जेसिक देते हैं और एक एंटासिड देते हैं, उसी तरह उन्होंने त्रिभुवन कीर्ति रस और एक कुछ गंधक रसायन और एक कुछ कामरुधा, दो दो गोलियां दिन में 2 बार पानी के साथ में, ये आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं हो सकती। तो पहली, द बॉटम लाइन हैज टू बी वेरी क्लियर कि हम आयुर्वेद का चश्मा लगा के ही चिकित्सा को बैठने वाले। Because if you start seeing a patient through allopathic perspectives and if you try to find out the answers in Ayurveda, you are not going to get success. करेक्ट। ये बात तो तय है। तो उसके करेक्ट। लिए आपको क्या चाहिए कि रिपोर्ट्स देखने पड़ते हैं, ये बात समझने लायक है, हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने अगर कहा भी नहीं कि आप सोनोग्राफी करो, पेशेंट इतनी बड़ी फाइल लेके ही हमारे सामने आते हैं। तो रिपोर्ट आप देखो, लेकिन कब, पहले आपका निदान पक्का हो जाए, पहले आप पेशेंट देखो, पहले उसकी स्टोरी सुनो। आयुर्वेद इन इटसेल्फ एक स्पेशलिटी है, उस पे भी जैसे अभी सर कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं, उस पे भी ये सुपर स्पेशलिटी जैसे बना अब, कि आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी, आयुर्वेद में ये, आयुर्वेद में वो। तो अगर हमें ये चाहिए कि मैं इनफर्टिलिटी की केसेस करूं, अच्छे से करूं, अच्छा रिजल्ट लेके करूं, तो A to Z चीजें जो ग्रंथ में लिखी है वो पहले मैंने पढ़नी चाहिए, एक बार। तो जब भी कभी
हम द्रव्यों का कोर्स कर रहे हैं इसलिए, लेकिन जब भी कभी मैं आपको ये रेफरेंस बोलूं कि ये चरक के शारीर स्थान के दूसरे अध्याय में इस पे ये कहते हैं, तो एज अ प्रैक्टिशनर आई वांट टू नो दीज थिंग्स। पेशेंट आपके पास में आया है, वो एलोपैथिक डॉक्टर से आपसे कुछ अलग चाहिए इसलिए आपके पास आया है। करेक्ट। अगर आप भी उसको फॉलिक एसिड दो तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। करेक्ट, अगर आप भी सब्स्टिट्यूशन हो उसको जाएगा वो शेलकैल, सिर्फ। हाँ, और शेलकैल नहीं देना इसका मतलब मैं अस्थि पोषक वटी दूं, नहीं। अगर सच में चाहिए तो मैं अलग से विचार सोच करके अलग से मेरी कुछ दवाइयां है वो दे दूंगी, बट ओनली बिकॉज इट इज टू बी एडमिनिस्टर्ड, कैल्शियम देना है करके मैं कुछ आयुर्वेदिक दे रही हूँ, ये प्रिंसिपल्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ग्रंथ से व्यवहार तक का जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो कवर करना चाहिए, ताकि विद कॉन्फिडेंस हम ऐसे केसेस को संभल पाएंगे। या वो जैसे क्रिकेट में या बैडमिंटन में रहता है ना कि जो सामने वाला प्लेयर है वो कोई सीधा बॉल डालने वाला तो है नहीं। तो नहीं हमें है। चाहिए कि हम किसी भी कोने में बॉल जाए, वी कुड विल बी एबल टू कवर इट, क्योंकि करेक्ट। केसेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जा रही है यस, और वो दिन वेरी ब ट्रू। दिन बढ़ती ही जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेल पेशेंट्स को अभी जैसे मैंने कहा कि नहीं लगता था कुछ इतना, हम्म। लेकिन अब उनको भी काफी सारी चीजें ऐसी है कि करनी ही पड़ती है। जो सीमेन एनालिसिस अभी अभी 2-3 साल पहले तक में जो पूरा रहता है ना, यानी उसमें फॉर्म्स का एक डिस्क्रिप्शन आता है, सिक्स। हेड डिफेक्ट्स कितने हैं, टेल कितने हैं, वो नहीं करवाती थी। बिकॉज हमारे दृष्टिकोण से अगर आप देखते हो आयुर्वेद की, तो एक सेमेन एनालिसिस के लिए शुक्र को वेस्ट करना इज ऑल्सो नॉट राइट। करेक्ट। लेकिन जो जिस काउंट्स में जिस पैमाने पे ये बढ़ रहा है ना, मेल इनफर्टिलिटी, नाउ इवन आई हैव स्टार्टेड डूइंग दोज एनालिसिस कि भाई देखूं तो कि इसमें डिफेक्ट प्रॉब्लम है कहाँ है? कुछ, या सिर्फ मोटिलिटी कम है, या काउंट ही कम है। एक करेक्ट। एक दो चीजें, केसेस तो ऐसे स्पर्म करने गए तो अजूस्पर्मिया निकल के आए। बाप रे। तो ये चीजें, इसीलिए मैंने कहा कि आज जो हम 10 साल पहले जो करते थे उससे आज बुरी हालत में हम हैं एज फिजिशियन। 10 साल बाद शायद से और बुरा रहेगा। इसलिए हमें एवरी कॉर्नर का ध्यान रख के ही चिकित्सा को बैठना है। करेक्ट। एंड मतलब मैं भी उसी के लिए द्रव्य गुण एज सच बहुत हमने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की हुई है। हमें बस हाँ। इतना बोला रसवीर विभाग पढ़ो, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो आपने जैसे कहा वो सही, पूरा स्पेक्ट्रम अगर पता हो तो आप खेल सकते हो कि कहाँ खेलना है, कितना खेलना है। राइट। और स्पेशली जैसे हम जो बॉम्बे में पले बड़े, हम लोगों ने हरा पत्ता यानी वनस्पति इतना ही पता है, नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता। एंड वो फैक्ट है, मतलब जब हम एमडी करने गए तब पहली बार प्री एमडी में वो रसवीर विपाक के लिए जुबान पे पाउडर टेस्ट किए, तब समझ में अच्छा ये कड़वा ऐसे होता है, ये इतना होता है। भले प्रैक्टिस 100 बार की हो पर खा के कभी नहीं देखा होता है हम्म। ज्यादा, तो हम्म। इसके लिए वो जरूरी रहता है। एंड सेकेंडली, आजकल इतनी भेसल जो कहते हैं एडल्ट्रेशंस मिलती हैं, इतना प्रॉब्लम है कि अगर आप सही में आपको पता ना हो ना वनस्पति दिखती तो चंद टेस्ट कैसे होता है, आपको तो मस्त चूना लगा के ये लोग भगा देंगे। सो हाँ। उसी के लिए आइडिया एक ही है कि अगर कोई भी हो, मतलब द्रव्य गुण एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मुझे पिछले 1-1.5 साल से लगा है कि किसी ने कुछ काम नहीं किया, हमने सिर्फ उसको हम्म। एक मूर्ति जैसा बना के रख दिया कि द्रव्य गुण होता है। बट हम्म। अगर आप देखें तो जो चतुष्पाद है उसमें औषधि सेकंड नंबर पे आती है। तो अगर आपकी औषधि ही आपको पता नहीं है, डायग्नोसिस होना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत लोग वो सिखाते भी हैं, बट हम्म। डायग्नोसिस से चिकित्सा का जो ब्रिजिंग है वो हम्म। हो पाना बहुत जरूरी है। हम्म। और वहीं पे एक बहुत बड़ा लैक्यूना है, क्योंकि डायग्नोसिस तक सब सिखाते हैं, इसको ये देखोगे आमवात होगा, और हम में से कई क्लिनिशियंस उसमें अच्छे भी हैं। बट हम्म। जब ये ब्रिज करने की बात आती है, जैसे आपने हम्म। कोकिलाक्ष का बोला, मेरे लिए भी वो नया था कि हम्म। ये सोचना चाहिए उस बारे में कि वातरक हम्म। संप्राप्ति कहीं ना कहीं तंग कर रही है। सो हम्म। वो चीजें छोटी छोटी बताना, लोगों तक पहुंचाना, और स्पेशली जो प्रैक्टिशनर्स है, कई लोग हम्म। ऐसे होते हैं एक स्टैग्नेंट फेज पे आ जाते हैं कि अभी बोर होने लगता है, तो उन हम्म। लोगों के लिए ये ज्यादा
बनाया है, प्लस इंटर्न्स या न्यूली एमडी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम्म। वो जब तक नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को हम्म। पता भी नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है क्या करना और चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे है, ऐसे है। हम्म। सो उसी के लिए पूरा डिजाइन है। एंड अगर मैम हो सके तो आप सभी जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं अभी लाइव, आप उनको जस्ट एक जिस्ट में समझाएं कि हम क्या क्या कवर करने का प्लान कर रहे हैं। ओके, तो पहले एक दो लेक्चर्स में हम इनफर्टिलिटी के बारे में बोलेंगे, जो भी अभी हमारी डिस्कशन हुई। तो इनफर्टिलिटी का ग्रंथोक्त व्यू, भले ही एक या दो लेक्चर ही उसको लगे, ओवरव्यू पे बोलेंगे। और उसके बाद में फिर उसी का एक एक पार्ट हम एड्रेस करते जाएंगे द्रव्य की ओर से, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ चिकित्सा। तो अगर हमने रजोदुष्टि की बात की है, समझो, तो रजोदुष्टि किस प्रकार की है, उसके लिए क्या क्या द्रव्यों का उपयोग हम कर सकते हैं। शुक्र दृष्टि किस प्रकार से है, उसके लिए क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। ऐसे एक एक चीजें करते, जैसे ग्रंथकारों ने भी हमारे लिए कई ग्रुप्स भी बना के दिए, जैसे शुक्र शोधन महाकषाय है, जैसे करेक्ट। स्तन्य शोधन महाकषाय है। तो पहला, बिकॉज वी आर लर्निंग मोर अबाउट इनफर्टिलिटी, तो उसके बारे में पहले रज, शुक्र और गर्भस्थापन, इन चीजों पे पहले हम बोलेंगे। और बाद में जो प्रीनेटल है, यानी अच्छा हुआ, गर्भ की स्थापना हुई, लेकिन आगे का जो 9 महीने का जर्नी है, उसमें क्या क्या हमें मदद करता है, कौन से मुकाम पे कौन सी वनस्पतियां इस्तेमाल करनी ही चाहिए, कौन सी क्या हेल्प करती है, ये देखेंगे। तो इसके लिए कोशिश ये रहेगी कि एक तो ग्रुप्स करते जाए, या वनस्पति को समझे, को समझते समझते, यानी काश्मीरी का रस विद्या विपाक इत्यादि, जो ऑलरेडी आप थ्योरी में पढ़ चुके हो, बट दैट विल जस्ट ब्रश अप। और काश्मीरी के तीन चार एरियाज क्या क्या है, ये यहाँ काश्मीरी ऐसे इस्तेमाल होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, तो वैसे भी जाएंगे। तो देयर बी अ ड्यूअल पैटर्न आई थिंक, बिकॉज करेक्ट। ग्रुप में जब लेते हो आप, तो महाकषायों के बारे में ही चरक कहते हैं कि एकैकशः समस्तशः वा। तो एक तो इंडिविजुअल एक एक द्रव्य का शुक्र शोधन में कंट्रीब्यूशन वुड बी वन पार्ट, और टोटल समुदाय प्रभाव का एक पार्ट। एक प्रकार। तो कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे जो ग्रंथ ने पढ़े हैं, एंड देन विल शिफ्ट टू इंडिविजुअल वनस्पति, जो क्या काम करती है वो हम सीखते जाएंगे। करेक्ट। आई थिंक दिस विल बी द ओवरऑल, क्या कहेंगे, पिक्चर। मोटा मोटा फ्रेमवर्क। इट माइट जस्ट चेंज अ लिटिल बिट, बट हाँ। सो आई गेस मैम आपने जैसे हमारी बात हुई थी, हम अराउंड 60 to 65 वनस्पति कवर करने का प्लान कर रहे हैं प्रयास ये करेंगे। यस पूरे यस यस। इसके अंदर। सो मेरे ख्याल से इतनी वनस्पतियों के नाम भी लोगों को नहीं पता होंगे जो सिर्फ इस सेक्शन के लिए यूज हो सकती है। राइट, इसमें मैं वही बात ये कहना चाहती थी कि जैसे पुष्पानुग है, समझे, तो पुष्पानुग का नाम तो सबको पता रहता है। राइट, तो पुष्पानुग करेक्ट। में जो कोई भी वनस्पतियां है, कुछ खनिज द्रव्य है, लेकिन वनस्पतियां जो है, तो देखिए आयुर्वेद में ना विकल्प संप्राप्ति नाम से एक चीज है। तो करेक्ट। व्हाट इज अ विकल्प संप्राप्ति, इज अ फाइन ट्यूनिंग। हम सब वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल किए हैं, राइट। तो वर्नियर में दो रहते हैं, एक है जो बड़ा स्केलिंग करके देता है, और वर्नियर में जो छोटा वाला रहता है, इट इज फॉर फाइन ट्यूनिंग। ट्यून। तो द्रव्यों का अभ्यास, ये जो राहुल जी का प्रयास है, इट इज फॉर फाइन ट्यूनिंग। आप सभी प्रैक्टिशनर्स हो, तो इनमें ये बात तो तय है कि आप पुष्पानुग जानते हो, जो है पीजी के ऊपर वाले ही लोग हैं यहाँ पे। तो पुष्पानुग क्या है ये बात सब जानते हैं, लेकिन पुष्पानुग में जो नागकेशर आया है, वो मुझे कहाँ पे फाइन ट्यून करना है, कि पुष्पानुग के साथ में मैं उसको इस्तेमाल करूँ, पुष्पानुग नहीं इस्तेमाल करूँ, लेकिन सिर्फ अहिकेशर नागकेशर इस्तेमाल करूँ। ये जो फाइन ट्यूनिंग है, ये सीखने के लिए द्रव्यों का डिटेल्ड अध्ययन होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट। करेक्ट। वही जरूरी है, क्योंकि नागकेशर अगर आप देखें तो स्रावी अर्श में भी बहुत काम करता है। राइट।
उसी के कॉम्बिनेशन में थोड़ा चेंज किया कि वो योनि पे चला जाता है। हम्म। वहां पे आप थोड़ा धमासा वगैरह दीजिए तो वो अर्श में काम करता है। सो जैसे कहा कि चरक ने बस वो एक द्रव्य में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से काम चेंज होना। हमारे यहाँ बॉम्बे की भाषा में कहते हैं कि ट्रेन है, कल्याण तक तो पहुंचे हम जाएगी, आगे कसारा जाना है कि पुणे जाना है, वो डिफरेंस सिग्नलिंग पे होता है। और आई गेस वो राइट। सिग्नलिंग ही मेन होती है कि कौन से चीज के अनुपान से या सहपान से या एज अ कॉम्बिनेशन आप उसको कैसे दे रहे हैं, उस हिसाब से वो सिग्नलिंग चेंज करके काम अपना डाइवर्ट करता है। सो बिफोर वी एंड मैम, आई गेस इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर जो हम सभी के साथ शेयर करना चाहें, फिर हम आज के लिए रुक सकते हैं। हाँ, नहीं तो इन नटशेल मुझे ये मैं यही कहना चाहूंगी कि दिस इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो टू रिवाइज मेनी थिंग्स। और वैद्य समूह निसंशय कराणामगृह, तो जब ऐसा एक समूह बन जाए विच विल बी इंटरैक्टिव ऑल्सो एट टाइम्स, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वन वे क्लासरूम टीचिंग, करेक्ट। तो इसमें कई सारी बातें और भी डिस्कस होगी जो सबके लिए इट विल बी इंसाइट एक ओपन कर देगा कि हाँ, इस चीज में, इस चीज को ऐसी दृष्टि से अगर आप देखते हो तो ये अच्छा रिजल्ट दे देगा। और जो अभी एक बात जाते जाते हमारी हो गई डिस्कस कि इन्फर जो शायद से कोर्स में नहीं हम उस पर ज्यादा गौर कर पाएंगे, लेकिन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को है ना, काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट में मैं अगर अकेली फीमेल पेशेंट आती है तो उसको लेती ही नहीं हूँ, कि इट इज नॉट योर ओन जॉब, तू अकेली नहीं कर सकती है, यू हैव टू कम विथ योर हस्बैंड। क्योंकि इवन इन सिटी अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो अभी भी सिर्फ फीमेल पेशेंट आते हैं। तो एक करेक्ट। तो दोनों को आना है, और दोनों को आने के बाद आपको उनको अच्छे से भली भांति ये समझा के देना है। जो मैं आपको कह रही थी ना कि एलोपैथ से हमारी विशेषता क्या होनी चाहिए। सी, आईवीएफ सेंटर्स आर इवन इन टियर 3 टियर 4 सिटीज नाउ करेक्ट। इन इंडिया, इफ यू सी, करेक्ट। उसके एड टीवी के कौन से भी प्रोग्राम में आ जाते हैं। बच्चे जानते हैं आईवीएफ क्या है, इतना वो टीवी पे ऑलरेडी दिखा चुके हैं। यस। यस। Now, if we want to establish ourselves in this picture, we need to be different. वेरी ट्रू। और वो डिफरेंट अगर होना है तो द डिफरेंस शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम डे 1। उनको पहले आपके बारे में आके एक विश्वास निर्माण होना चाहिए कि अच्छा, ये कुछ अलग से कर रहे हैं, एंड आई माइट, क्योंकि वो ना थके हुए रहते हैं। वो इनफर्टिलिटी ये शब्द ही इतना बड़ा होता है उनके लिए, व्हेन दे आर स्टैम्प्ड यहाँ पे कि करेक्ट। इनफर्टिलिटी की केस है। हम ना करेक्ट। डॉक्टर्स इतने ये हुए रहते हैं कि हम भी केस के ऊपर लिखते हैं अनपत्यता, हम्म। एंड देन वी स्टार्ट। तो जब व्हेन यू टैग अ केस लाइक दैट, वो पेशेंट्स काफी थके हुए रहते हैं, काफी घूम के आए हुए रहते हैं। तो उनको पहला है ना, आप आश्वस्त करो कि देर आर थिंग्स। मैं टॉल क्लेम्स नहीं करना चाहती कि यस कंसेप्शन हो जाएगा, नो। बट उनको ये तो पता चलने दो कि जो वो करके आए हैं उसके अलावा भी कोई चीजें हैं जो मायने रखती है, जिनको रेक्टिफाई करने के बाद में केसेस हो सकते हैं। तो ये होने के बाद में शायद से शुरू कर दो तो दुगना। हमारा ये बिलीफ है ना कि शास्त्र हो, औषधि हो, इस पे जितना आप श्रद्धा से उनको लेते हो, उसका उसका इफेक्ट दुगना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए ये विश्वास निर्माण करना, ये पहले मेरे ख्याल से वैद्य का रोल होना चाहिए। आई थिंक दैट इज आवर डोमेन जहाँ पे हम दूसरों से अलग हो हाईलाइट जाए। कर सकते हैं खुद को। करेक्ट। करेक्ट। एंड कहते हैं ना, वर्बल एनेस्थीसिया पहले देना पड़ता है, आश्वासन करके ट्रू। ही पूरा वो सेट होता है। पूरी पिक्चर एब्सोल्युटली। वहीं पे ही एक्चुअली मेक और ब्रेक होती है आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन। मैन, यू राइटली सेड, दोनों का आना बहुत जरूरी है।
एंड अगर आप थोड़ा अद्रव्य चिकित्सा जैसे आपने बोला, तो आजकल मैं ऐसे मानता हूँ कि हम शायद वो पूजा पाठ वाले लोगों में से नहीं है कि जो करते हैं। पर जो करते हैं आप उनको रेफर कर सकते हो कई बार ज्योतिष का, कई बार न्यूमरोलॉजी, वो जो अलाइड एस्पेक्ट से जो उसके तज्ञ, आप उनसे अलाइड करो। बट अद्रव्य चिकित्सा में आजकल क्या कहते हैं, एक आरटीटी करके सिस्टम है, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, जो हिप्नोटाइजेशन जैसा है। या फिर आपको वहाँ पे कुछ सेल्फ टॉक्स, अफर्मेशंस और ये चीज़ों का भी बहुत अच्छा रोल दिखाई देता है। क्योंकि हो क्या गया है ना, कि सबको जीतना, यही सिखाया गया है कि आपको जीतना है। इनफर्टिलिटी भी उनके लिए वो रेस है कि दौड़ना है और ये पहुंचना है, क्योंकि फैमिली प्रेशर बोलो, सोसाइटी प्रेशर बोलो, फ्रेंड्स प्रेशर बोलो, वो दिन ब दिन चलता है। एंड कहीं ना कहीं मेरा ऐसे ध्यान में आ रहा है कि जो इंडिया है, स्पेसिफिकली टू इंडिया, जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ है, टू रेज अ किड, टू डू थिंग्स। प्राइवेसी खत्म हो जाती है, बहुत कुछ है उसमें, बहुत मल्टीफैक्टोरियल है। सो कहीं ना उनको उस चीज से डर भी बैठ जाता है कि भाई अगर हम्म। ये होगा तो इसके बाद ये चीजें होंगी। हम्म। 25-26 साल की उम्र में शादी होती है और 28 साल में एडॉप्शन के लिए वो अप्लाई कर देते हैं कि भाई बच्चा नहीं होने वाला, जबकि हम्म। हमें पता है कि अप टू 40-45 तक चांसेस हैं। सो राइट। मिस डायरेक्शन, टू मच ऑफ प्रेशर, बहुत सी चीजें हैं। और इसी के लिए कई बार अद्रव्य और द्रव्य दोनों साथ में जाना बहुत जरूरी होता है। उन लोगों को कई बार वो रियलाइज करा के देना पड़ता है। लाइक जेंट्स में मैंने वो एक देखा है कि जो मेल पार्टनर है ना, उससे मैं अपफ्रंट पूछता हूँ, आर यू फाइनेंशियली रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि हम्म। वो एक बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि उसके लिए वो स्ट्रेस होता है, वाइफ का प्रेशर होता है कि बच्चा चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि उसको हम्म। फैमिली से प्रेशर है। बट राइट। हस्बैंड को अपनी फाइनेंशियल इस स्टेटस पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। और कई बार वो स्ट्रेस के कारण, अगर आप देखें तो शुक्र च्युति के जो 8 लक्षण, 8 हेतु हैं, उसके अंदर वो भी होना चाहिए कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए इस चीज के लिए। राइट। वो वहीं प्रिपेयर्ड नहीं होता तो कई बार ये अगर्भता, इनफर्टिलिटी जो है, प्राइमरी दिखाई इनफर्टिलिटी देती है। दिखाई देती है। तो इसके लिए वो पेशेंट्स को पूछना पड़ता है, भाई आर यू फाइनेंशियली एज वेल एज फिजिकली रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर वो होते हैं ना, तब आपका काम जरूर बनता है, नहीं तो फिर वो गई भैंस पानी के बराबर है। ऐसे है। सो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। एंड यस। आई होप हम सभी आपसे बहुत कुछ सीखें। मैं हमेशा थोड़ा लालची एस्पेक्ट देखता हूँ कि मुझे सीखना था, इसके लिए कोर्स डिजाइन किया है। मैं कितना पढ़ सकता हूँ टाइम के हिसाब से मुझे नहीं पता, बट जब भी हो कोशिश करनी रहती है, क्योंकि हर एक के पास कुछ अलग ज्ञान है और वो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। बस शेयर करने के लिए मौका और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और वही ये कोर्स के थ्रू करने की एक कोशिश करता हूँ। सो आई सो बात होप। सर हाँ जी। शेयर करने की ही है, क्योंकि आपने कहा कि मुझसे आप सीख पाओगे। तो ये बात मुझसे सीखने वाली है ही नहीं। जो मेरे गुरुजी है, ही इज, हमारी जितनी उम्र है ना, हमसे उसके उसकी उनकी प्रैक्टिस ज्यादा है। और आज भी सर पढ़ाई करते हैं। हाँ जी। तो इट इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी कि उसके लिए मैं पढ़ाई करूँ कुछ। कि शायद से कुछ और मेरे बातें को कर सर ने सकते बोला हैं। कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इनको काम पे लगाओ। पढ़ाई हम कुछ नहीं, क्योंकि सर को जब हम देखते हैं ना, उनकी हाँ जी। प्रैक्टिस 48 ईयर्स की है, ये है जितनी करेक्ट। हमारी भी एज नहीं है। एज भी नहीं है। तो एंड स्टिल ही लर्न्स। ही, चरक की ये विशेषता ही है कि जिस मुकाम पे हम चरक पढ़े, चरक हमें अलग से पता चल जाता है। पता चलता है। सही तो बात है। ये हमारे शास्त्र की खूबी है कि जितना हमारी लेवल बढ़े, उतना हमें अच्छा समझ में आए। समझ में। मैम बस जाते जाते एक क्वेश्चन आया किसी का कि क्या हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस वगैरह पे भी जो वनस्पति यूज होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्या इन दिस होल थिंग? तो एंडोमेट्रियासिस की जो कंडीशन है ना, तो एंडोमेट्रियासिस के लक्षण जो कुछ भी है, क्या दिखता है पेशेंट में, वो लक्षणों को हम जरूर टच करते जाएंगे। करेक्ट, और उसके हिसाब से हाँ। दवाई। हाँ। बिकॉज एंडोमेट्रियासिस है तो एक तो पेशेंट को अत्यार्थ होता है, अनर्थ होता है, बिल्कुल। या पेनफुल
ध्यान कष्टार्थ देता रहता है। है, तो उसको हम देखेंगे। और करेक्ट। जैसा मैंने कहा कि अत्यार्थ के बारे में समझो, हमने 12 वनस्पतियां पढ़ ली है, तो उसको ही आपको फाइन ट्यून करना है जब आपके पास में केस आएगी तब। करेक्ट। करेक्ट मैम। सो आई होप हम सभी इनफर्टिलिटी के एक्सपर्ट्स बन जाएं, स्पेशली द्रव्य गुण यस, के एस्पेक्ट से तो डेफिनेटली। तो एब्सोल्युटली। आई होप हम सभी ज्वाइन करें। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, हम शुरुआत कर रहे हैं 16 दिसंबर से। हफ्ते में 3 दिन लेक्चर होंगे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड थर्सडेज। 8:30 to 9:30 हमारा टाइम रहेगा। सिर्फ जो 31 दिसंबर 1 जन वाला वीक है, उस दिन शायद हम स्किप करें, बट अदरवाइज हमारा यही शेड्यूल प्लान्ड है एज ऑफ नाउ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए। एंड आपको हो सके हम उतना नॉलेज, हमारे एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर आपका कुछ मिस आउट भी होता है तो हम उसे फुलफिल करें, आपकी क्वेरीज को हम आंसर करें। एंड जितना हमारे से होगा, जितना हमारा करंट नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, हम डेफिनेटली ओपनली रखते हैं। आपने आज ही एक आइडिया देखा होगा कि हमें पता है, जो पता है उससे ऊपर कोई अगर हमें बताता है तो वी आर हैप्पी टू लर्न फ्रॉम देम। सो इसी के साथ थैंक यू वंस अगेन मैम फॉर ऑल द यस, प्रेशियस थैंक यू। टाइम। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आई होप हम सभी इसमें मास्टरी करें एंड 2026 रॉक करें। सो थैंक यू यस, सो मच वंस अगेन। गुड नाइट थैंक यू। एवरीबॉडी। थैंक यू।